हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक है ब्रांड रिकॉग्निशन एंड एक है ब्रांड मैनेजमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है ब्रांड रिकॉग्निशन। तो ब्रांड रिकॉग्निशन में क्या हम समझते हैं कि इज़ ऑल अबाउट हाउ इजीली कस्टमर रिकॉग्नाइज लाइक एंड ट्रस्ट अ ब्रांड। तो एक्चुअल में ब्रांड के रिलेटेड जो भी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट, हमने लास्ट लेक्चर में उसको अच्छे से कवर कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो देखिएगा, बाद में इस वीडियो पे आएगा, ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए चीज़ें। ठीक है, तो कस्टमर किस तरह से उस पर्टिकुलर ब्रांड को रिकॉग्नाइज़ करता है, पसंद करता है, उस पर्टिकुलर ब्रांड के प्रति उसका कितना ट्रस्ट है, वो ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन से हमें पता चलेगी। उसमें कौन कौन सी दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक विजुअल एंड सेकंड है ऑडिटरी क्यूज लाइक लोगोस, कलर्स एंड जिंगल्स प्ले एन बिग रोल इन द ब्रांड रिकॉग्निशन। तो किस किस टाइप से लोग उस पर्टिकुलर ब्रांड को रिकॉग्नाइज़ करते हैं। ठीक है, हम भी किस तरह से, अगर कोई बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, एक क्लास है, अगर आप अपने आसपास ही देखिए बहुत सारे लोग आपके आसपास होंगे, तो उसमें से आप किस तरह से उस पर्टिकुलर एक बंदे को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो उसके हम किसी के अगर हमें नाम याद नहीं रहता है तो हम किस तरह से करेंगे, उसके लंबे बाल है, उसके ब्राउन हेयर है, उसकी ब्लू आइज़ है, या फिर उसके हाइट शॉर्ट है। इस तरह से हम उसको कुछ क्यूज़ दे देंगे कि हाँ, उससे हम उस चीज़ को, उस बंदे को याद रख सकते हैं। तो वैसे ही ब्रांड को भी एक अलग दिखाने के लिए उसको लोगों की ज़रूरत होगी, कलर की ज़रूरत होगी, और कभी कभी ब्रांड्स जिंगल्स भी यूज़ करते हैं। Strong brand recognition give and companies as an edge over the competitor and leads to the higher sales। ठीक है, अगर हमारा ब्रांड रिकॉग्निशन सबसे ज़्यादा सही में है तो क्या होगा कि हम कॉम्पिटिटर से अलग दिखेंगे और सबसे ज़्यादा हमारी सेल बढ़ेगी। Measuring brand recognition involves survey, website traffic analysis and social media metrics and more। तो हम उसको प्रॉपरली ब्रांड रिकॉग्निशन को किस तरह से मेज़र कर पाएंगे, तो वो हम कुछ सर्वे भी कर सकते हैं, वेबसाइट पे देख सकते हैं कि हमारे ब्रांड के कितने लोग सर्च कर रहे हैं हमारे पर्टिकुलर ब्रांड से रिलेटेड, या फिर सोशल मीडिया पे हमारे ब्रांड की कितनी चर्चा है। इससे हम वो रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे कि हमें एक्चुअल में हमारी ब्रांड कितनी सबको पसंद आ रही है। एग्जांपल से हम देखें तो स्टारबक्स है, मैकडोनल्ड्स है, नाइकी है, तो इन सब का एग्जांपल तो हमारे पास है ही। ठीक है, तो ये देखिए कुछ लोगोस हमने देखे हैं, तो लोगो वही इसीलिए बनाते हैं कि वो दूसरे चीज़ से अलग दिखे। देखो बोट ने भी कैसे अच्छे से बनाया है कि ए में ही छोटी सी बोट बना दी है। रिलायंस में यहाँ पे भी आर हमें दिखने को मिल रहा है। मामा अर्थ पे भी उन्होंने फर्स्ट जो कलर है वो स्काई का एंड सेकंड है वो ग्रीनरी, इस तरह से अर्थ का चूज़ करा है। तो बहुत अच्छे से वो कुछ कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से लोग उसको इमोशनली एक्सेप्ट कर लेते हैं, इमोशनली एंड अपनापन उनको लगता है उस पर्टिकुलर ब्रांड से रिलेटेड। ठीक है, ब्रांड रिकॉग्निशन एंड एक और दो टर्म है। देखिए ब्रांड रिकॉग्निशन में क्या होगा कि लोगों को उस पर्टिकुलर ब्रांड से रिलेटेड अवेयरनेस होगी। फिर रिकॉग्निशन में ये होगा ब्रांड प्रेफरेंस, एंड थर्ड है ब्रांड इंसिस्टेंस। ठीक है, तो उसका तीनों का मैं डिफरेंस आपको बता देती हूँ। ब्रांड रिकॉग्निशन में क्या होगा कि हम किसी शॉप पे गए और शॉप पे अगर शॉपकीपर ने हमने कुछ नहाने का शॉप मांगा, ठीक है, साबुन हमें चाहिए एक, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास एक पियर साबुन है। ठीक है, और मैंने बोला कि शॉपकीपर को मुझे पियर साबुन चाहिए, तो उसने बोला नहीं है, आप अगर डव यूज़ करेंगे तो चलेगा। तो हमने बोला हाँ डव चलेगा। तो वो क्या हुआ, डव से रिलेटेड हमें रिकॉग्निशन है कि हाँ मुझे डव चलेगा। ठीक है, मैंने उस ब्रांड के बारे में सुना है, वो भी अच्छी है, इस तरह से। फिर ब्रांड प्रेफरेंस में क्या होगा, फिर से मैं शॉप पे जा रहा हूँ एंड मैं बोलूँगा कि मुझे पियर साबुन ही चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, अगर वो प्रेफरेंस में ये बोलेगा कि नहीं मुझे डव नहीं चाहिएगा, वो पर्टिकुलर उसको प्रेफरेंस में लेगा। फिर शॉपकीपर अगर उसको समझा रहा है कि ठीक है अभी नहीं है, 2 दिन बाद आएगा, तो आप थोड़े टाइम के लिए टेम्पररी डव पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे डव पे आप शिफ्ट हो गए प्रेफरेंस में। एंड ब्रांड इंसिस्टेंस में क्या होगा, आप पियर शॉप छोड़ के डव में कभी भी शिफ्ट नहीं होगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ आपको समझनी है। फिर रिकॉग्निशन में क्या होगा कि हाँ उस पर्टिकुलर कोई अलग ब्रांड से रिलेटेड आपको अवेयरनेस है। प्रेफरेंस में क्या होगा कि आप अपनी जो रेगुलर ब्रांड यूज़ कर रहे हैं उसको थोड़ा प्रेफरेंस ज़्यादा दोगे, जो आपने सुनी दूसरी अलग ब्रांड से ज़्यादा दोगे प्रेफरेंस। एंड इंसिस्टेंस में क्या होगा, आप जो ब्रांड यूज़ कर रहे हो उस पर ही टिके रहोगे। ठीक है,
तो ये भी थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर है एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ब्रांड रिकॉग्निशन के। तो फर्स्ट है विजुअल क्यूज, जहाँ पे क्या होगा कि इंपॉर्टेंट टू विजुअल एलिमेंट्स लाइक लोगो, कलर, डिज़ाइन एंड पैकेजिंग इन द ब्रांड रिकॉग्निशन। तो ब्रांड किस तरह से लोग अलग हमें हमारा प्रोडक्ट किस तरह से दूसरे प्रोडक्ट से अलग दिखेगा, उसमें कलर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए कि हमने बहुत सारी हेयर ऑयल देखा है तो वहाँ पे मोस्टली ब्लू कलर में ही हमने हेयर ऑयल देखा है, या फिर नूडल्स देखे हैं तो वो येलो कलर की इस तरह से पैकेजिंग में ही आते हैं। तो हमें क्या होगा उस पर्टिकुलर, अगर हम मॉल में भी गए हैं, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है, उसमें भी हम अच्छे से उसको कलर बाइफिकेशन से भी हम पता लगा पाएंगे कि ये नूडल्स का सेक्शन है, ये यहाँ पे हेयर ऑयल पड़े हुए हैं इस तरह से। तो कलर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डिज़ाइन है, कलर है, उसका लोगो किस तरह से है, पैराशूट का ये देखिए, मैगी का किस तरह से उसमें बना हुआ है, तो बहुत सारा ज़्यादा रोल प्ले करती है ब्रांड रिकॉग्निशन में। फिर है ऑडिटरी क्यूज़। Addition in the visual cues, auditory elements such as jingle, tagline and brand associate sounds like a play and a significant role in the brand recognitions. Jingles है, किस तरह से जिंगल्स होंगे, तो देखिए हमने स्टार्टिंग में जब पेटीएम आया था तो किस तरह से उसके जिंगल्स कुछ बजती थी, ठीक है, पेटीएम करे इस तरह से, ठीक है, तो वो इस तरह से वो जिंगल्स है। या फिर डर के आगे जीत है, और भी बहुत सारी है, हमने बहुत सारी टीवी पे और उसका साउंड सुना ही है। टैगलाइन कुछ होती है, ज़िंदगी के साथ पे, ज़िंदगी के बाद भी, या फिर कुछ असली मसाले सच सच, MDH, इस तरह से बहुत सारी टैगलाइंस हमने सुनी है, उसकी वजह से हमें वो पर्टिकुलर ब्रांड हमें याद रह जाती है। फिर है फैमिलियरिटी एंड एक्सपोजर। तो मोर कस्टमर आर एक्सपोज टू ब्रांड्स विजुअल एंड ऑडिटरी क्यूज, तो मोर फैमिलियर दे आर बिकम विथ इट, ठीक है। जितना वो सबसे ज़्यादा उस पर्टिकुलर ब्रांड्स को देखेंगे या फिर उसको बार बार टीवी पे सुनेंगे, देखेंगे, तो वो उतने ज़्यादा हमारे ब्रांड से रिलेटेड फैमिलियर होते जाएंगे और उनको उस पर ट्रस्ट आता जाएगा और वो उनका चूज़ करने का हमारे ब्रांड को चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए तो एडवर्टाइजमेंट बार बार दिखाते हैं। फिर क्या होगा, इमोशनल कनेक्शन बन जाएगा हमारा, ठीक है, कि हमारे घर पे अगर हम बोले कि पैराशूट ही हम यूज़ करते हैं, इसके अलावा कोई हम ऑयल को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, तो क्यों हो रहा है कि क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरी मम्मी भी यूज़ कर रही, उसकी मम्मी भी यूज़ कर रही थी, तो क्या हो रहा है, इमोशनल कनेक्शन बैठ गया है कि हमारे घर में तो यही प्रथा चली आ रही है कि वही हेयर ऑयल हमें यूज़ करना है, तो इमोशनल कनेक्शन हो जाता है उस पर्टिकुलर ब्रांड से रिलेटेड। फिर डिफ्रेंशिएशन में भी हेल्प करती है ब्रांड कि दूसरे प्रोडक्ट से हम किस तरह से हमारा ब्रांड है वो अलग दिखे, कंपटीशन में अलग दिखे, ठीक है, हम किस तरह से विजुअल है, साउंड है, या फिर कुछ मैसेज हम ड्रॉप करें। मैंने बोला ना कि आप जो भी ये प्रोडक्ट लेंगे उसमें 2% या 1% गरीब बच्चों को जाएगा, या फिर उनके शिक्षा में जाएगा, या फिर CSR में जाएगा, तो इस तरह से हमें इमोशनली भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर डिफरेंस क्या है ब्रांड रिकॉग्निशन एंड ब्रांड अवेयरनेस में। तो फर्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। ब्रांड रिकॉग्निशन रेफर टू द कंज्यूमर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट अ ब्रांड थ्रू द विजुअल और ऑडिटरी क्यूज सच एज कलर, स्लोगन, लोगो और ब्रांड नेम, ठीक है। रिकॉग्निशन में क्या होगा कि हम किस तरह से पर्टिकुलर ब्रांड को पहचान पाते, कलर के थ्रू, लोगो के थ्रू, स्लोगन के थ्रू, या फिर उसके नाम के थ्रू। एंड ब्रांड अवेयरनेस में क्या होगा, फोकस ऑन द कंज्यूमर्स कैपेसिटी टू रिकॉल अ ब्रांड एंड अंडरस्टैंड एंड व्हाट टू रिप्रेजेंट इट, इंक्लूडिंग इस यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन एंड द इमोशनल कनेक्शन। तो अवेयरनेस में हमें उस पर्टिकुलर ब्रांड से रिलेटेड अवेयरनेस होगी, हम याद करने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे ब्रांड्स भी होंगे जो हम शायद भूल भी गए होंगे, ठीक है, लेकिन अगर वो नाम आता है हमारे फिर से माइंड में या फिर कहीं सुनते हैं तो हमें तुरंत ही वो चीज़ रिकॉल हो जाती है। फिर एक कस्टमर जर्नी किस तरह से होती है ब्रांड रिकॉग्निशन में। कंज्यूमर में रिकॉग्नाइज अ फेमिलियर ब्रांड एंड मेक क्विक डिसीजन बेस्ड ऑन दैट रिकॉग्निशन, ठीक है, कि उनको अगर कुछ लेना है तो वो ब्रांड रिकॉग्निशन में क्या होगा कि वो तुरंत ही उनका माइंड क्विकली काम करेगा कि हाँ मुझे वो डिसीज़न लेना है, तो मुझे ये ब्रांड तो अच्छी लगती है, तो मैं तुरंत ही उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस कर लूँगी इस तरह से। एंड ब्रांड अवेयरनेस में क्या होगा, टेक मोर टाइम टू डेवलप एंड इन्वॉल्व अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्रांड। यहाँ पे मुझे वो ब्रांड से रिलेटेड अवेयरनेस तो है, लेकिन मैं इतना जल्दी उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं इतना फेमिलियर उसके साथ नहीं हूँ, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। फिर क्या होगा, मेजरमेंट किस तरह से कर पाऊँगी मैं रिकॉग्निशन में, सर्वे के थ्रू या फिर ट्रैकिंग ब्रांड रिकॉल द डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ विच कस्टमर्स कैन आइडेंटिफाई ब्रांड बेस्ड ऑन द विजुअल एंड ऑडिटरी क्यूज। तो कस्टमर किस
चीज़ से ज़्यादा उस ब्रांड को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, उसको देख के या फिर उसके टैगलाइन से उसको पसंद कर रहे हैं, किस तरह से पसंद कर रहे हैं, उससे हम उसका सर्वे कर सकते हैं। ब्रांड अवेयरनेस में क्या होगा, सर्वे इन्वॉल्व सर्वे, सोशल मीडिया एनालिटिक्स एंड द इवैल्यूएटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रांड्स एसोसिएशन इन द कंज्यूमर्स माइंड। ठीक है, कंज्यूमर उसको, ठीक है, कंज्यूमर को उसके रिलेटेड थोड़ी बहुत अवेयरनेस है, लेकिन कंज्यूमर जब उसको याद कर रहा है तो उसको प्रॉपर वे में याद कर रहा है, उसको उसका लोगो भी याद आ रहा है, उसकी स्लोगन लाइन भी याद आ रही है, तो वो सब चीज़ें एक साथ उसको कनेक्शन फील हो रहा है, तो वो ब्रांड अवेयरनेस में होगी। फिर रिलेशनशिप किस तरह से ब्रांड रिकॉग्निशन में, ब्रांड रिकॉग्निशन सर्व्स एज अ फाउंडेशन एलिमेंट ऑफ द ब्रांड अवेयरनेस। तो पहले तो फाउंडेशन प्ले कर रहा है यहाँ पे, अवेयरनेस से पहले ब्रांड रिकॉग्निशन ज़रूरी है एंड अवेयरनेस बाद में आएगी, रिकॉग्निशन पहले आएगी, तो यहीं पे भी यही होगा। ब्रांड अवेयरनेस गोज बियॉन्ड द मोर रिकॉग्नाइज बाय सपोर्टिंग इमोशनल connection and building a comprehensive understanding of the brand's value and offering, strengthening the relationship between brand and the consumer। ठीक है, तो दोनों का बीच का जो रिलेशन है वो ब्रांड अवेयरनेस से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, रिकॉग्निशन से भी ज़्यादा। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है ब्रांड मैनेजमेंट। तो ब्रांड देखिए, ब्रांड तो कोई भी ठीक है बना देगा, लेकिन उसको मैनेज करने का काम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वहीं आज हम देखेंगे कि किस तरह से पर्टिकुलर कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस तरह से ब्रांड मैनेजमेंट करती है। तो टर्म यूज़ वेरियस टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स टू द लॉन्ग लाइफ ऑफ द ब्रांड। ठीक है, ब्रांड तो बन गई, 1 साल 2 साल 3 साल मैक्सिमम 5 साल तक लोग उस प्रोडक्ट को याद करें फिर भूल जाए, इसका कोई मतलब नहीं होगा। लंबे टाइम तक हमारा प्रोडक्ट लोगों को याद भी रहना चाहिए, तो इस तरह से उसकी इतनी टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स वो यूज़ करे तो वो ब्रांड मैनेजमेंट में आएगा। इट एम्स एट डेवलपिंग एंड सस्टेनिंग एंड इम्प्रूविंग द ब्रांड्स इमेज इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। तो किस तरह से वो डेवलप करे ब्रांड की इमेज इन द माइंड ऑफ द कस्टमर, तो वही देखने हैं कि लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड मैनेजमेंट। तो इम्पॉर्टेंस क्या है, ब्रांड मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रांड रिकॉग्निशन। तो ठीक है, फर्स्ट वही है कि लोगों को हमारे ब्रांड के बारे में पहले तो पता होना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं होगी तो वो प्रोडक्ट किस तरह से परचेज करे, तो ईजियर टू आइडेंटिफाई एंड चूज़ द प्रोडक्ट और सर्विस। तो वही काम है कि हमारा प्रोडक्ट इस तरह से रिकॉग्नाइज हो जाए कि लोग उसको लंबे समय तक याद रखें। फिर कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड करना है, जहाँ पे उनकी लॉयल्टी मेंटेन रहे, जिसकी वजह से कस्टमर हमारे पास कंसिस्टेंसी में आए, रेगुलर आए, फ्रिक्वेंटली हमारा प्रोडक्ट परचेस करें। फिर हमें ध्यान रखना है मार्केट पोजीशनिंग में कि हमें हमारा प्रोडक्ट है वो मार्केट में ब्रांड अट्रैक्टिव टू स्पेशल ग्रुप ऑफ कस्टमर एंड अनेबल टू मेक कम्पीट विद अदर्स ब्रांड सक्सेसफुली। मार्केट पोजीशनिंग में हमें ध्यान रखना है कि अगर हम पर्टिकुलर कोई ब्रांड हमारा प्रोडक्ट है वो पर्टिकुलर कोई ग्रुप को टारगेट कर रहा है, तो उस ग्रुप को हमें अट्रैक्ट करके ही रखना है। जैसे कि अगर एप्पल है तो वो रिच लोगों को, मतलब कि हाई क्लास सोसाइटी के लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे मार्केट पोजीशनिंग कर रहा है, तो उसको उस पोजीशन को मेंटेन रखना है वहाँ पे। फिर है वैल्यू परसेप्शन। तो लोग जितना एक्सपेक्ट करें, अगर 10 रुपये की वो चीज़ है तो उसको 10 रुपये जितनी वैल्यू उसको मिलनी चाहिए, जितनी मैंने उसके पैसे खर्च करे हैं तो उस पैसे के अकॉर्डिंग मुझे उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए, तो ही उस ब्रांड की कुछ वैल्यू मेरे लिए क्रिएट होगी। कंज्यूमर का जो पर्सपेक्टिव है कि वो ब्रांड यूज़ करूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा, उसकी सर्विस और उसका प्रोडक्ट सही रहेगा, तो वो बाद में भी वो उस प्रोडक्ट को परचेस करना पसंद करेगा। फिर है ब्रांड एक्सटेंशन। A well-built brand present on the opportunity for company to extend its products and diversity. मेरा एक पर्टिकुलर ब्रांड अगर ब्रांड है, वो बहुत अमूल का ही एग्जाम्पल ले, ठीक है, अमूल को कोई और एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करनी है खुद के प्रोडक्ट लाइन में तो आराम से कर सकता है, क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा अच्छे से फैली हुई है, तो उसके पास अच्छे से एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि लोग उसके नए प्रोडक्ट को भी इतनी अच्छे से पसंद करेंगे। फिर टाइप्स कौन कौन से हैं ब्रांड मैनेजमेंट के। फर्स्ट है प्रोडक्ट ब्रांड मैनेजमेंट, जहाँ पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट या प्रोडक्ट लाइन पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब अगर हम अमूल का एग्जांपल लें तो यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन पे कितनी ज़्यादा है, देखो मिल्क है, ब्रेड है, चीज़ है, बेवरेजेस है, पनीर, दही, घी, मिठाई, बहुत सारी चीज़ें एक साथ वो इंट्रोड्यूस करी हुई प्रोडक्ट लाइन में खुद के पास। तो वहाँ पे वही है कि एक अमूल ही है कि हम देख सकते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट या प्रोडक्ट लाइन पे वो अपने ब्रांड नेम का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से लोग उसके प्रोडक्ट को परचेस आराम से करेंगे। फिर है कॉर्पोरेट ब्रांड मैनेजमेंट, जहाँ पे क्या होगा, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द ओवरऑल रेपुटेशन ऑफ द
एंड इमेज ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे ओवरऑल रेपुटेशन को मेंटेन करना है। फिर नाम से पता चल रहा है सर्विस ब्रांड में सर्विस को हमें सबसे ज़्यादा हाईलाइट करना है ऑपोज टू द फिजिकल प्रोडक्ट से ज़्यादा। जैसे कोई सर्विस प्रोवाइडर कंपनी हो गई तो उसको सर्विस पे ही ध्यान देना होगा। फिर है पर्सनल ब्रांड मैनेजमेंट, जैसे कि कोई अगर अप्लाइंग ब्रांड मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट टू इंडिविजुअल, प्रोफेशनल और द सेलिब्रिटी, ठीक है। तो हम पर्टिकुलर हमारे ब्रांड मैनेजमेंट अगर हमारा प्रोडक्ट एक सेलिब्रिटी पे डिपेंडेड है तो सेलिब्रिटी पे हमें ज़्यादा फोकस करना है कि वो हमारे प्रोडक्ट के साथ कनेक्टेड है। इस तरह से डिजिटल ब्रांड मैनेजमेंट में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द ब्रांडिंग एंड द मैनेजमेंट विद इन द डिजिटल रियलम। तो हमारे सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पे फोकस करना है ब्रांड मैनेजमेंट के लिए। फिर एक क्राइसिस ब्रांड मैनेजमेंट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें तब फोकस करना है हमारे ब्रांड रेपुटेशन में जहाँ पे चैलेंजिंग टाइम्स और द क्राइसिस। जैसे कि अगर थोड़े टाइम पहले मैगी पे जब कुछ फंड लफड़ा हो गया था तो क्या हुआ था, वो क्राइसिस टाइम पे उसने किस तरह से अपनी इमेज को फिर से वापस लाए और फिर से मैगी हमारे मार्केट में आ गई, ठीक है। उससे पहले जो आटा नूडल्स का जो ट्रेंड आया, मैगी बंद हो गई इस तरह से, तो वो क्राइसिस में से फिर से किस तरह से बाहर आई, तो वो ब्रांड मैनेजमेंट की हेल्प से ही मैगी वो उस सिचुएशन पूरी बाहर आई थी। फिर एक ग्लोबल ब्रांड मैनेजमेंट, तो जहाँ पे क्या होगा अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज एंड द कल्चर, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट आउट ऑफ इंडिया कुछ जा रहा है तो वहाँ पे ग्लोबल ब्रांड मैनेजमेंट काम करेगा। फंक्शंस कौन कौन से हैं ब्रांड मैनेजमेंट के, तो फर्स्ट है ब्रांड पोजिशनिंग। तो हमारे ब्रांड को प्रॉपर वे में क्या करना है, दिस एंटेल रिकॉग्नाइज द ब्रांड्स यूनिक क्वालिटीज, बेनिफिट एंड वैल्यू प्रपोजिशन, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दी कॉन्सेंट्रेटिंग अदर कॉम्पिटिशन, ठीक है। हमारा ब्रांड है प्रॉपर वे में तो किस तरह से हमारा कंपटीशन में अपनी पोजीशन बना पा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, लेकिन हमारी ब्रांड किस तरह से दूसरों से अलग दिख के आ रही है, वहाँ पे ब्रांड मैनेजमेंट का मेन फंक्शन आएगा। फिर है ब्रांड कम्युनिकेशन, तो किस तरह से इस्टेब्लिश करना है, मेंटेन करना है हमारा मैसेज को अक्रॉस द डिफरेंट मीडियम to the communication to the brand's value and character along with their key message to the audience। तो किस तरह से हमें हमारे ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट करनी है, यहाँ पे टीवी के थ्रू करनी है, रेडियो के थ्रू करनी है, होर्डिंग्स के थ्रू करनी है, न्यूज़पेपर में हमारी एडवर्टाइजमेंट देनी है, तो किस तरह से हम अपना मैसेज कस्टमर एक्चुअल ऑडियंस तक पहुँचा पाएंगे, तो वो आ जाएगा ब्रांड कम्युनिकेशन में। फिर ब्रांड डेवलपमेंट, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है हमारे ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, कि हमें किस तरह से अपने डिज़ाइन में क्या कुछ चेंज करना है या फिर लोगो या पैकेजिंग में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, तो वो यहाँ पे देखा जाएगा। फिर ब्रांड इक्विटी मैनेजमेंट, तो ये ब्रांड इक्विटी मैनेजमेंट तो हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एंड बिल्ड, जहाँ पे क्या होगा, बिल्ड टेस्ट एंड शील्ड द कंपनीज ब्रांड इक्विटी, द वैल्यू एंड पॉजिटिव कॉन्नोटेशन कंज्यूमर्स एसोसिएट विद द ब्रांड, ठीक है। कॉन्नोटेशन से हम क्या समझते हैं कि यहाँ पे इमोशनल वे में किस तरह से कंज्यूमर उस पर्टिकुलर ब्रांड से साथ कनेक्टेड है। कॉन्नोटेशन का मतलब क्या होगा, इमोशंस, एंड डेनोटेशन अगर है डेनोटेशन तो वो क्या होगा, प्रॉपर डिक्शनरी उसका मीनिंग होगा, ठीक है। तो वो ब्रांड इक्विटी मैनेजमेंट का वही काम है कि प्रॉपर वे में हमें मेंटेन करके रखनी है अपनी ब्रांड इक्विटी थ्रू द फुल मार्केट में हमारी ब्रांड इमेज सही में रहे। फिर है ब्रांड मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस, तो मॉनिटरिंग द ब्रांड परफॉर्मेंस सच एज कस्टमर फीडबैक एंड मार्केट ट्रेंड टू इंडिकेट अपॉर्चुनिटी फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड स्ट्रेटेजिक चैलेंज। तो ब्रांड मॉनिटरिंग के थ्रू हमें पता चलता रहेगा कस्टमर हमारे ब्रांड को कितना पसंद कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चल भी रहा है या नहीं, ठीक है। पहले तो नॉर्मल मैगी आती थी, अभी तो मैगी में भी कितनी ज़्यादा कुछ अलग वेराइटी वाली मैगी भी आ जाती है, ठीक है, कि अलग मसाले वाली, सादे मसाले वाली, उसमें भी कुछ सब्ज़ी वगैरह वाली, तो बहुत सारी देखो मार्केट ट्रेंड के हिसाब से उसने भी कुछ एड ऑन करा है उस चीज़ में, इंडिकेट जहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटी दिखी कि लोग तो पसंद करेंगे ही, कुछ ना कुछ ऐड करते ही जाए, ठीक है, इस तरह से। फिर कौन कौन से प्रिंसिपल पे ब्रांड मैनेजमेंट काम करता है, तो फर्स्ट है ब्रांड कंसिस्टेंसी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि कंसिस्टेंसी इन विजुअल एलिमेंट्स लाइक लोगो, कलर, डिज़ाइन इन ऑल ब्रांड कम्युनिकेशन चैनल एंड द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। हमारा ब्रांड हर समय लोगों के हाईलाइट में रहना चाहिए ताकि हमारा ब्रांड है पर्टिकुलरली वो लोगों को मिस ना हो जाए, वो भूल ना जाए, इस तरह से। फिर है ब्रांड डिफ्रेंशिएशन पे ध्यान देना है कि हमारा कंपटीशन से किस तरह से यूनिक दिखे, हमारा फीचर, हमारे वैल्यू किस तरह से डिफरेंट दिखे। फिर कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच हमें अपनाना है कि जो कस्टमर की प्रेफरेंस हो, नीड हो, उसके अकॉर्डिंग हमें बिहेव करना है।
फिर इमोशनल कनेक्शन बिठाने की कोशिश करनी है, जिसकी वजह से हमारा कस्टमर हमारे बीच में लॉयल्टी हम उनके बीच में बनी रहे, हमारा रिलेशन सही रहे। जैसे कि अगर हम देखें तो पहले किस तरह से था कि फेयर एंड लवली था, एंड उसके बाद क्या हुआ, कुछ केस वगैरह हुआ फेयर एंड लवली पे कि वो मतलब ब्लैक एंड वाइट के बीच में कुछ डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पे फेयर एंड लवली, फेयर की जगह ग्लो एंड लवली, यहाँ पे भी क्या हुआ, मेंस फेयर एंड लवली की जगह ग्लो एंड हैंडसम हो गया। तो क्या होगा, देखा गया कि ट्रेंड आजकल किस तरह से है, कस्टमर सेंट्रिक के कस्टमर ने भी अपने एंड से उस चीज़ को विरोध करा होगा कि आप इस तरह से नहीं कर सकते, ब्लैक एंड वाइट के बीच में ऐसे डिफरेंस क्यों कर रहे हो इस तरह से। तो ये पर्टिकुलरली एक प्रोडक्ट है वो इस तरह से क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो वो कोर्ट में गई एंड बहुत सारी डिस्कशन के बाद ये नाम ही उस कंपनी को चेंज करना पड़ा। तो इससे ज़्यादा क्या होगा कि वो कस्टमर की चीज़ को कितना फोकस कर रही है, ठीक है, कि उसको इमेज ख़राब ना हो जाए, क्योंकि उसके बीच क्या होगा, ब्रांड इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट बना हुआ है लोगों के बीच। तो वो फिर से उस प्रोडक्ट को लेना पसंद करेंगे अगर वो फिर से प्रोडक्ट तो वही है, उसने कुछ और एक्स्ट्रा नाम ही चेंज करके उसने कितना ज़्यादा लोगों के बीच ट्रस्ट क्रिएट कर दिया। ब्रांड ने फ्लेक्सिबिलिटी भी अपनाई, ठीक है, अडॉप्ट कर लिया कि फेयर एंड लवली की जगह ग्लो एंड लवली, ठीक है, क्योंकि मार्केट में कस्टमर की डिमांड इस तरह से क्रिएट हो गई। स्ट्रेटेजिक ब्रांड पोजिशनिंग, जिसमें आइडेंटिफाई पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप एंड गियर ब्रांड मैसेजिंग एज वेल एज पोजिशनिंग टुवर्ड्स द डायरेक्टली एड्रेसिंग दिस मार्केट। तो यहाँ पे उसने पर्टिकुलरली किस टारगेट ग्रुप को एड्रेस करा हुआ है, जो यंगर लोग होंगे, मतलब जो यंग लोग हैं उनको ही इस प्रोडक्ट ने अट्रैक्ट करने की कोशिश करी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे उनको इस तरह से ही मेंटेन करके रखना होगा अपने आप को कि उनके ब्रांड पोजीशनिंग मेंटेन रहे, कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 40 ईयर के नीचे वाले लोग ही इस प्रोडक्ट को यूज़ करते होंगे। तो वही है कि लोगों के बीच में उसकी ब्रांड पोजीशनिंग मेंटेन रहे। प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट की किस तरह से होगी, प्रोसेस है तो मैंने पहले ही बोला है कि उसको इसी तरह से याद रखना होगा। तो पहले क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, हमें पहले मार्केट को अंडरस्टैंड करना है कि मार्केट की एक्चुअल में नीड क्या है, ठीक है, एनवायरनमेंट को हमें ध्यान रखना है, ट्रेंड कौन से है, कंपटीशन कितना है इस मार्केट में वो ध्यान रखना है। फिर सेटिंग ब्रांड ऑब्जेक्टिव, फिर हमारे ब्रांड का ऑब्जेक्टिव हमें ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से हमारा ओवरऑल बिजनेस का गोल क्या हमने रखना है, कि लोगों में ब्रांड अवेयरनेस फैलानी है, मार्केट में शेयर भी कैप्चर करना है, कस्टमर की लॉयल्टी भी हमें चाहिए। फिर थर्ड होगा ब्रांड पोजीशनिंग एंड डिफरेंशिएशन पे ध्यान रखेंगे कि हमें पहले तो अपनी पोजीशन बनानी है और हमारा प्रोडक्ट दूसरों से अलग दिखना है कंपटीशन में टिके रहने के लिए। फिर फोर्थ होगा डेवलपिंग ब्रांड आइडेंटिटी। तो इससे क्या होगा, एसोसिएट विद दी एंड रिलेटेड टू कंपनीज थीम और पर्पस एंड पेयर दिस एट द देयर टैगलाइन। तो वो हम ब्रांड आइडेंटिटी किस तरह से उसकी प्रॉपर कोई टैगलाइन होगी या लोगो होगा, तो उसकी मदद से या फिर उसका कोई मैसेज होगा तो उससे वो ब्रांड दूसरे से अलग दिखेगी, हमें ब्रांड आइडेंटिटी मिलेगी। तो फर्स्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, यू सेटिंग द ब्रांड ऑब्जेक्टिव, फिर ब्रांड पोजिशनिंग एंड फिर होगी ब्रांड आइडेंटिटी, ठीक है। तो इस तरह से, तो किस तरह से देखिए, पहले तो क्या होगा कि बहुत सारे मार्केट में थे जो हमें नेटवर्किंग प्रोवाइड करते थे, लेकिन क्या हुआ कि जियो जब से आया, पहले तो बहुत सारे थे, हमने एक महीने में भी 1 GB ही यूज़ करा है पहले, लेकिन जियो जब से आया उसने 1 GB की आदत लगा दी एक दिन में। तो उन्होंने पहले तो क्या करा होगा, अंडरस्टैंड दी मार्केट, के मार्केट में अभी ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ठीक है, और हमारे कंपटीशन में कितने और नेटवर्क प्रोवाइडर है। उसने अपने ब्रांड को ऑब्जेक्टिव सेट करा कि हमें पहले तो लॉयल कस्टमर चाहिए रहेंगे, मार्केट शेयर हमें एक्वायर करना है, और लोगों के बीच ब्रांड अवेयरनेस किस तरह से हमें फैलाऊं, कि मैंने पहले तो स्टार्टिंग में जियो की सिम फ्री में बांट दी। फिर ब्रांड पोजीशनिंग मैंने मेंटेन करी एंड डिफरेंशिएशन मैंने किस तरह से करा कि मैंने फ्री में दिया, एंड क्या हुआ कि कंपटीशन को मैंने नलीफाई कर दिया, ब्रांड पोजीशनिंग हो गई। मैंने जस्ट 170 देश में मेरे 100 मिलियन तो मेरे क्या हो गए, पूरे सब्सक्राइबर वो हो गए कि जो मेरा सिम यूज़ कर रहे। एंड फिर ब्रांड आइडेंटिटी मैंने किस तरह से करी, जियो धन धनाधन, ठीक है, इस तरह से मैंने कुछ टैगलाइन उसकी यूज़ करी। उसकी मदद से क्या हुआ,
फिर ब्रांड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी यूज़ करी कि वैल्यूज़ एंड बेनिफिट ऑफ द ब्रांड ओवर इट्स कॉम्पिटिटर से हम कितना अलग हमारा ब्रांड है, क्या क्या वैल्यू प्रोवाइड करता है, सर्विस हमारी मतलब देखिए जियो नहीं होता तो 3G पे ही हमें अभी तक लटके रहते, 4G आ गया, 5G आ गया, अब 6G की भी तैयारी हो रही है। तो वो ब्रांड कम्युनिकेशन पे ध्यान दिया गया, फिर ब्रांड इम्प्लीमेंटेशन कर दी, ब्रांड को लॉन्च भी कर दिया। अब प्रॉपर वे में मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग कर रहे हैं कि ब्रांड का एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, एंड अडॉप्टिंग एंड इन्वॉल्विंग द ब्रांड, जिस तरह से मॉनिटर द चेंज इन द मार्केट, इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर्स ट्रेंड टू रिमाइन प्रॉम्प्ट एंड बी रेडी टू फॉर द चेंज इन द ब्रांड स्ट्रेटजी। अगर लोगों को किस तरह से और चीज़ें चाहिए रहेगी इस पर्टिकुलर ब्रांड में, तो वो भी और एनहांस करने की कोशिश करेंगे, एंड होगा बिल्डिंग द मेंटेनिंग ब्रांड इक्विटी। और लास्ट में क्या होगा कि वो ब्रांड इक्विटी मेंटेन करने की सबसे ज़्यादा कोशिश करेंगे, जहाँ पे एनहांस द कस्टमर रिटेंशन, द कस्टमर हमारे पास बने रहे, ठीक है, रिपीट परचेस करे, हम भी कर ही रहे हैं, ठीक है। जियो का प्लान भले ही महंगा हो गया है, लेकिन फिर भी हम उसको ही रिचार्ज करेंगे, और कितने ही हम मोबाइल के सिम कार्ड ले सकते हैं, ठीक है। तो वही हो गया है सभी चीज़। एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं ब्रांड मैनेजमेंट के। तो एप्पल तो किस तरह से है, हमने इसका लोगो भी देखा किस तरह से अलग है। एप्पल इज़ ए रिनाउंड फॉर इट्स मेटलिकल ब्रांड्स मैनेजमेंट एंड द कंपनीज ब्रांड इज द एसोसिएट विद द इनोवेशन, स्लीक डिज़ाइन एंड द यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। फिर कोका कोला का भी ये बॉटल अलग ही है, उसका डिज़ाइन अलग है, रेड कलर की, मतलब ये रेड कलर का कुछ रेड एंड ब्लैक कलर में अलग से दिख रहा है इसका बॉटल की पैकेजिंग, ठीक है। सेंस ऑफ द हैप्पीनेस एंड द इंजॉयमेंट रिफ्रेशमेंट, ये इसके कुछ टैगलाइन होगी। एंड द रेड कलर एंड द यूनिक कंटर बॉटल एंड द आइकॉनिक लोगो कंट्रीब्यूट द कोका कोलास ग्लोबल ब्रांड रिकॉग्निशन। तो किस तरह से उसके ब्रांड लोगो में फेमस है वो पता चल रहा है। फिर है अमेज़ॉन, A to Z हमें चीज़ें यहाँ से मिलती है, तो किस तरह से उसने अच्छे से लोगो अपना बनाया हुआ है। तो इस तरह से पूरी ब्रांड मैनेजमेंट एंड ब्रांड रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है ब्रांड मैनेजमेंट के लिए। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।